हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज को हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मैटर। ठीक है, आज मैटर का पूरा रिवीजन करेंगे। हम लोग इससे पहले 2 चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं। एक था प्लांट किंगडम, एक था प्लांट हार्मोन। दोनों का दोनों बायोलॉजी का है। अगर आप वो दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, पदार्थ या फिर द्रव्य। ठीक है, देखिए, एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। अगर द्रव्य लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब क्या होता है, वो मैटर होता है। क्या होता है? मैटर, जिसको हम लोग और एक नाम सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सब्सटेंस या फिर मैटर दोनों एक ही चीज होता है, नाम सिर्फ अलग अलग है, एक ही चीज, पदार्थ या फिर द्रव्य। अब आपके मन में सवाल होगा कि पदार्थ किसको बोलेंगे। ठीक है, तो पदार्थ हम लोग उसको बोलेंगे कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज। ठीक है, पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ न कुछ वजन होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में वजन और द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वजन और द्रव्यमान एक ही चीज होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोले कि मैटर, पदार्थ या फिर द्रव्य, ऐसा दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जिसके पास आयतन हो। आयतन होने का मतलब है कि वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। ठीक है, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ, यानी कि मैटर। ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए, आपका घर के सामने जो कुछ भी होगा जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा या फिर जो स्थान घेरता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ। जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर। ठीक है, वातावरण में जो भी चीज आपको दिख रहा होगा, सारा का हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी पदार्थ होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, निर्जीव होती है। आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में 2 ही तरह के वस्तु मतलब मिलता है। ठीक है, एक तो जो सजीव है, दूसरा क्या है, निर्जीव है। पूरा ब्रह्मांड में 2 ही तरह की आपको वस्तु दिखाई मिलती है, पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। तो सजीव वस्तु जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स, और निर्जीव वस्तु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितने भी सजीव वस्तु हैं उसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। लेकिन जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी सजीव वस्तु हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी सजीव हैं, सजीव का निर्माण किससे हुआ? तो सजीव का जो निर्माण हुआ वो कोशिका से होता है। ठीक है, जितने भी सजीव है उनका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, वो क्या है? तो वो क्या है, वो आपका है कोशिका। क्या है? कोशिका। लेकिन जितने भी निर्जीव वस्तु हैं इसका बेसिक यूनिट मतलब बेसिक इकाई क्या है? तो वो है क्या? परमाणु। मतलब जितने भी पदार्थ हैं या फिर जितने भी वस्तु हैं जो निर्जीव हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, पदार्थ निर्जीव वस्तु होती है। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्था पाई जाती है। आपको याद रखने हैं, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं पाई जाती है। 5 अवस्था कौन कौन सी है? सबसे पहला है ठोस अवस्था। पहला क्या है? ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। दूसरा है द्रव अवस्था। तीसरा है गैस अवस्था। चौथा है प्लाज्मा अवस्था। पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीईसी। क्या बोलते हैं? बीईसी। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्था है। पहला हो गया ठोस अवस्था, दूसरा हो गया द्रव अवस्था, तीसरा हो गया गैस अवस्था, चौथा हो गया प्लाज्मा अवस्था, पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो ये अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये है अणु। ये क्या है? अणु। ये देखिएगा सामने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये एक अणु है, ये एक अणु है। ठीक है, आपको 2 अणु दिखाई पड़ रहा होगा। ये सारे क्या है? अणु है। ठीक है, तो ये अणु और ये अणु। ठीक है, दोनों अणुओं का जो बीच का स्थान है, मतलब ये अणु 1 इसको मान लेते हैं, इसको अणु 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों अणुओं के जो बीच का स्थान है इसको हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान। मतलब 2 अणुओं के बीच के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान। ठीक है, और 2 अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है उसको हम लोग बोलेंगे अंतर आणविक बल या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये एक अणु है, ये एक अणु है। दोनों अणुओं के बीच में जो स्थान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर आणविक स्थान। लेकिन 2 अणुओं के बीच में जो बल लगता है, जो बल काम करता है, उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। तो आपको अंतर आणविक स्थान और अंतर आणविक बल समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर 5 अवस्था आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोग देखते हैं ठोस का क्या गुण है। ठीक है, तो ठोस का सबसे पहले से मतलब जो आकृति है, आकृति निश्चित होता है।
आप पत्थर को लेंगे, पत्थर को आप कहीं भी रखेंगे तो पत्थर आपको उसी आकार का दिखाई पड़ेगा, ना ही उसमें कुछ मतलब चेंजेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ठोस का गुण क्या है, इनका आकार जो है निश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इनका साइज जो होता है वो निश्चित होता है, मतलब इनका आकृति भी निश्चित होता है और साइज भी निश्चित होता है। मतलब सेम मतलब क्या हो जाएगा, आकृति, साइज मतलब आकार। ठीक है, दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित। उसके बाद अगर वॉल्यूम का बात करें, आयतन, आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित। आप इसको कहीं भी रख दीजिए, ये उतना ही स्थान घेरेगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है स्थान घेरना। आप इसको कहीं भी रखिए, वो स्थान क्या करेगा, उतना ही घेरेगा। ठीक है, आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस का गुण क्या है, इसका शेप निश्चित होगा, साइज निश्चित होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन निश्चित होगा। और अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल आपको क्या बोले कि दो अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतराण्विक बल। और ये अंतराण्विक बल इतना मजबूत होता है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ता नहीं है, ये भी नहीं छोड़ता है और ये भी नहीं छोड़ता है, दोनों मतलब एक दूसरे को जकड़े रखता है। इसीलिए दोनों का जो अंतराण्विक बल जो है सबसे ज्यादा होता है। पूछा भी जाता है कि ठोस द्रव गैस में से सबसे ज्यादा आणविक बल, अंतराण्विक बल किसका ज्यादा मजबूत होता है, तो वो होता है ठोस का। ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत किसका होता है, ठोस का होता है। उसके बाद घनत्व या फिर सघनता, सघनता का मतलब क्या होता है, सघनता का मतलब क्या होता है, भीड़, क्या होता है, भीड़। ठीक है, तो ठोस का जो अणु है, ठोस का अणु चूंकि आपस में सटे हुए रहते हैं। ठीक है, ठोस के जितने भी अणु हैं आपस में सटे हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ ज्यादा पाई जाती है, मतलब सघनता क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठोस में क्या होगा, ठोस का घनत्व या फिर सघनता क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि ठोस के जितने भी अणु हैं वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, वे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि, और ये आपको समझ में आ गया, घनत्व या फिर सघनता क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और ये डिसाइड होता है अणुओं के उपस्थिति से, कितना अणु उसमें मिला हुआ है। तो सबसे ज्यादा अणु जो है ठोस में ही पाया जाता है। तो आपको क्या बोले कि अंतराण्विक बल क्या होता है, मजबूत होता है, लेकिन अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है। आपको याद रखना है कि अगर अंतराण्विक बल ज्यादा है, इसका मतलब अणुओं के बीच का स्थान कम है। ठीक है, अणुओं के बीच का स्थान क्या है, कम है। ठीक है, तो ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है, जबकि अंतराण्विक बल बहुत ही मजबूत होता है। और यह घनत्व या फिर सघनता उच्च होता है, क्योंकि ठोस के अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, भीड़ जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए ठोस का घनत्व या फिर सघनता क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, उसके बाद ठोस का जो और एक गुण क्या है, ठोस कठोर होते हैं, यानी कि रिजिड होता है। ठीक है, ठोस क्या होते हैं, कठोर, जितना भी। तो आपको क्या बोले, ठोस के गुण क्या क्या है, सबसे पहले ठोस का जो आकार है, आकृति है, वो निश्चित होता है। साइज यानी कि आकार निश्चित होता है। वॉल्यूम यानी कि आयतन निश्चित होता है। और ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही मजबूत होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद यह बहुत ही कठोर होता है, ठोस के गुण कठोर होते हैं। और इनका घनत्व या फिर सघनता, अणुओं के बीच में जो भीड़ भाड़ है वो बहुत ही हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। और अणु पास पास होते हैं, यानी कि अंतराण्विक स्तर बहुत ही कम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द्रव के गुण। ठीक है, तो द्रव का जो है सबसे पहले आकृति जो है ये निश्चित नहीं होता है, से मतलब द्रव का सबसे पहला गुण क्या है, इनका आकृति जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप द्रव को जिस भी पात्र में रखेंगे या फिर जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसका रूप ले लेता है। आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, एक गिलास पानी को जब लेंगे आप, उसको अगर आप एक कटोरा में रखेंगे तो वह कटोरा का शेप ले लेता है। ठीक है, वो जो द्रव है कटोरा का शेप ले लेता है। उसी को अगर आप कहीं दूसरे जगह रख देंगे तो वह दूसरा का शेप ले लेगा। इसीलिए द्रव का जो गुण है, द्रव के गुण मतलब द्रव का जो मतलब आकृति है ये निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इसको जिस भी पात्र में आप रखेंगे उसका वो रूप ले लेगा। दूसरा है आयतन, आयतन इसका निश्चित होता है, क्योंकि आप ग्लास में रखिए या फिर कटोरा में रखिए वो कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरेगा। ठीक है, आप ग्लास में रखिए या फिर कटोरा में रखिए या फिर किसी भी अन्य बर्तन में रखिए, वो कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरेगा। यानी कि द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। और निश्चित होने का मतलब क्या है कि आप देखिए अंतराण्विक बल थोड़ा कमजोर होता है ठोस के मुकाबले। ठीक है, ठोस के मुकाबले अंतराण्विक बल क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। ठोस का सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम किसका होता है, इसका द्रव का अंतराण्विक बल। ठीक है, उसके बाद अंतराण्विक स्थान का अगर बात करें तो सबसे कम अंतराण्विक स्थान ठोस में होता है, उससे थोड़ा ज्यादा होता है द्रव में। ठीक है, तो अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे थोड़ा सा कम किसमें, द्रव में। ठीक है, और अंतराण्विक स्थान सबसे कम ठोस में और उससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें, द्रव में। उसके बाद
ठोस में बहुत ही हाई डेंसिटी होता है, यानी कि बहुत ही उच्च घनत्व होता है, उससे थोड़ा सा कम घनत्व होगा द्रव में, मतलब घनत्व और सघनता कम होता है द्रव का, किससे? ठोस से। उसके बाद अणुओं के बीच का स्थान क्या? अणुओं के बीच का स्थान थोड़ा ज्यादा होता है, अणु दूर दूर होते हैं, किसके मुकाबले? ठोस के मुकाबले, ठीक है। और ये कठोर नहीं होते हैं, मतलब ये कठोर नहीं होते द्रव के, ये सब गुण है, ठीक है। द्रव कैसा होता है? लचीला होता है। द्रव कठोर नहीं होते हैं, द्रव कैसा होता है? लचीला होता है। तो ये था द्रव का गुण और ये था ठोस के गुण। अब हम लोग देखते हैं, देखिए गैस का गुण। गैस का ना ही आकृति निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, यानी कि गैस का दोनों अनिश्चित होता है, चाहे आप शेप बोलिए या फिर आयतन बोलिए, दोनों क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है। और गैस का जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ही कमजोर होता है। गैस का अंतराण्विक बल बहुत ही कमजोर होता है या फिर सबसे ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच का जो स्थान है, मतलब अंतराण्विक स्थान है, बहुत ही ज्यादा होता है। जिनके कणों का स्थान बहुत ही ज्यादा होगा उनका अंतराण्विक बल क्या होगा? बहुत ही कमजोर होता है। तो गैसों के गुण क्या है? तो गैसों का सबसे पहले शेप और आयतन अनिश्चित होता है और अंतराण्विक बल क्या होता है? सबसे ज्यादा कमजोर। अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा कमजोर होता है और अंतराण्विक स्थान बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ये कमजोर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद घनत्व या फिर सघनता, मतलब डेंसिटी की अगर बात करें तो गैस में उनके जो अणु है बहुत ही तितर बितर रहते हैं, इसीलिए मतलब इनका जो डेंसिटी है, भीड़ भाड़ है, बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। गैस का जो भीड़ भाड़ है बहुत ही क्या होता है? कम होता है। उसके बाद अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान तो आपको बोल ही दिए कि सबसे ज्यादा होता है अंतराण्विक स्थान किसमें? गैस में। गैस के अणुओं में सर्वाधिक अंतराण्विक स्थान पाए जाते हैं। अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं और ये कठोर नहीं होते। सिर्फ कठोर कौन होते हैं? कठोर होते हैं सिर्फ कौन? ठोस, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है, ठीक है। उसके बाद अंतराण्विक स्थान का बात करें तो अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है। अंतराण्विक स्थान मतलब अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। उससे कम किस में होता है? द्रव में। उससे कम किस में होता है? ठोस में। अगर अंतराण्विक स्थान का बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम ठोस में। अगर अंतराण्विक बल का बात करें तो सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे कम गैस में, ठीक है। घनत्व या फिर सघनता, जिसको भीड़ भाड़ बोल रहे हैं, तो घनत्व या फिर सघनता सबसे ज्यादा होता है ठोस में, क्योंकि ठोस के अणु आसपास में सटे हुए रहते हैं, लेकिन गैस के अणु आसपास नहीं होते हैं, दूर दूर फैले हुए रहते हैं। और आप एक चीज आप देख पा रहे होंगे, द्रव जो है, द्रव हमेशा बीच में ही है। द्रव को आप कभी कहीं भी रख लीजिए, वो बीच में ही रहेगा। सिर्फ ठोस और गैस जो है इधर उधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज आपको ध्यान देना है कि आयतन के बारे में अगर बात करें तो आयतन जो है ठोस का निश्चित होता है। आयतन ठोस का निश्चित, द्रव का निश्चित, लेकिन गैस का निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। और आकार का अगर बात करें तो आकार ठोस का निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। आकार भी हो गया, आयतन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कठोरता की बात करें तो ठोस कठोर होता है, लेकिन द्रव कठोर नहीं होता है और गैस कठोर नहीं होता है। तो यहाँ तक आपका रिवीजन भी हो गया। अब आगे देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है किसी भी पदार्थ का चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो है किसी भी पदार्थ का चौथी अवस्था है। तो प्लाज्मा किसको बोलेंगे? प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? जब किसी गैसीय अवस्था को, देखिए प्लाज्मा जो है ये आपको गैसीय अवस्था में ही देखने को मिलेगा। अदर जो स्टेट है ठोस और द्रव, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लाज्मा किस में देखने को मिलेगा? तो प्लाज्मा जो है वो आपको गैसीय अवस्था में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मा किस तरह से देखेंगे प्लाज्मा को? जब किसी गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, यानी कि उच्च तापमान पर, ठीक है, जब किसी गैस को आप उच्च तापमान पर, जैसे कि करोड़ों केल्विन पर गर्म करेंगे तो वो आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। जब किसी गैस को उच्च तापमान पर गर्म करेंगे, उच्च तापमान का मतलब है करोड़ों केल्विन होना चाहिए, कम से कम करोड़ों केल्विन। तो जो प्लाज्मा है, ठीक है, जो गैस है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अवस्था देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आपको कैसे याद रखना है? जब किसी गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और जब वो गर्म किया जाता है तब वो आयनीकृत हो जाता है, उस आयनीकृत अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो जब वो आयनीकृत हो जाता है तो आयनीकृत होने के बाद वो प्लाज्मा जो है वो दो भागों में टूट जाती है। आयनीकृत होने के बाद प्लाज्मा दो भागों में टूट जाती है। जो आयन है, जब वो आयन का रूप ले लेता है तो आपको पता होगा आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन, एक ऋणायन, ठीक है। तो ये धनायन है, ठीक है। जब ये दो भागों में टूटता है तो एक या तो धनायन का रूप ले लेगा या फिर ऋणायन का रूप ले लेता है, ठीक है। जब किसी गैस को आप उच्च तापमान पर गर्म करेंगे तो वह आयनीकृत हो जाता है और आयनीकृत होने के बाद वह दो भागों में टूट जाता है
और किस तरह से टूटता है, या तो वह धनायन होगा या फिर वो क्या होगा, ऋणायन हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो अवस्था है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। जैसा कि आपको बताएंगे प्लाज्मा हमेशा गैसीय अवस्था में ही हो सकता है, ठोस और द्रव में देखने को नहीं मिलेगा। और तारों का चमकना, सूर्य का चमकना, ये प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। ठीक है, आपको जो दिखाई पड़ता होगा तारों का चमकना, सूर्य का चमकना, ये आपको प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें कि जब प्लाज्मा को फिर से आयनीकृत करेंगे, मतलब जैसे कि आप पहले क्या किए थे, गैस को आयनीकृत किए, तो वो क्या हो गया, प्लाज्मा। लेकिन जब प्लाज्मा को जब आयनीकृत करेंगे तो वो फिर से गैस रूप ले लेगा वो। ठीक है, मतलब उल्टा कर देना है कि जब आप गैस को आयनीकृत करेंगे तो वो बन जाएगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा को जब आप आयनीकृत करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, गैस को वही बात लिखा हुआ, गैस को जब आप गर्म किए तो वो आयनीकृत हो गया, तो क्या रूप ले लिया, प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा को जब गर्म करेंगे फिर से आयनीकृत हो जाएगा तो वो किसका रूप ले लेगा, गैस का। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में और सारी चीजें। सबसे पहले प्लाज्मा की खोज किया था 1879 में। ठीक है, प्लाज्मा की खोज कब हुआ था, 1879 में। और जिन्होंने खोज किया था उनका नाम है विलियम क्रूक्स। क्या नाम है, विलियम क्रूक्स। प्लाज्मा का खोज हुआ था 1879 में, और जिन्होंने खोज किया था उसका नाम क्या है, विलियम क्रूक्स। और प्लाज्मा जो नाम दिया था उनका नाम है लैंग्यूमर। क्या नाम है, लैंग्यूमर। 1908 में नाम दिया था। ठीक है, प्लाज्मा की खोज हुआ 1879 में, विलियम क्रूक्स ने खोजा, और प्लाज्मा नाम कौन दिया, लैंग्यूमर। कौन दिया, लैंग्यूमर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। क्या बोलते हैं, BEC। अब देखिए सबसे पहले इसका खोज कौन किया था, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका खोज दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, सत्येंद्र नाथ बोस जो भारतीय हैं, और एक आइंस्टाइन। इससे आप वाकिफ होंगे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन, और इनका खोज हुआ था 1924-25 में। इनका खोज कब हुआ था, 1924-25 में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसका खोज किया था दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा आइंस्टाइन। ठीक है, और खोज हुआ कब था, 1924-25 में। उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आपको और एक चीज जान लेने हैं कि इन्होंने हिग्स बोसान कण की खोज किया था। हिग्स बोसान कणों की खोज किया था। हिग्स माना जाता है कि जो हिग्स बोसान कण है, ये माना जाता है, मान्यता है कि जो हिग्स बोसान कण है, इस कणों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। जो हिग्स बोसान कण है, इन्हीं कणों से क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। और इन कणों की उत्पत्ति के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन कणों की मतलब उत्पत्ति के लिए बहुत ही कम तापमान, परम शून्य तापमान पे ये बन जाते हैं। मतलब उत्पत्ति होने के लिए ज्यादा तापमान नहीं चाहिए, बहुत ही कम तापमान पे हिग्स बोसान कण की उत्पत्ति हो जाती है। तो परम शून्य तापमान क्या है, तो परम शून्य तापमान या तो 0 केल्विन होगा या फिर -273 माइनस, ठीक है, या तो 0 केल्विन होगा या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये होता है परम शून्य तापमान। इतना तापमान पर हिग्स बोसान कण बन जाते हैं। और हिग्स बोसान कणों की खोज कौन किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। कौन खोज किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। और ये माना जाता है कि इन्हीं कणों से होकर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इनको गॉड पार्टिकल्स या फिर ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। जो हिग्स बोसान कण है इसको हम लोग गॉड्स पार्टिकल या फिर ईश्वरीय कण भी कहते हैं। और इन कणों की उत्पत्ति बहुत ही कम तापमान यानी कि परम शून्य तापमान पर ही बन जाता है, यानी कि 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही था पांचवी अवस्था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आप पदार्थ की 5 अवस्था देखें। ठीक है, एक था आपका क्या, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकृति में संभावित अवस्था, मतलब प्रकृति में 5 अवस्था में से कौन कौन सा ऐसा अवस्था है जो प्रकृति में संभावित है, मतलब प्रकृति में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो 4 ही अवस्था ऐसी है जिसको आप प्रकृति में देखने को मिलेगा, वो है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये 4 अवस्था आपको प्रकृति में मिल जाएंगे। लेकिन जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम लोग मैन मेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन मेड। ये मानव द्वारा बनाया जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को लैब में बनाया जाता है। तो प्रकृति में कौन सी अवस्था का मतलब संभावना नहीं है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। प्रकृति में किसका किसका संभावना है, तो हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये 4 हो जाएगा। और किसका संभावना नहीं है, क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। ठीक है, तो आपको अब अवस्था परिवर्तन के बारे में देखना है और उनका नाम को भी याद रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ठोस, फिर क्या है द्रव, फिर क्या है गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी कि गैस।
तो जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, सॉलिड से मतलब ठोस से जब द्रव में जाएंगे, ठोस से द्रव में जाना ये कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है? मेल्टिंग, यानी फिर पिघलना। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। मेल्टिंग का मतलब ही क्या होता है? पिघलना। ऐसे भी आपको याद रखना है, अगर आप किसी ठोस को अगर द्रव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग याद रखना है। ठोस से द्रव में जाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर पिघलाना। ठीक, और अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड में यानी कि द्रव से जब आप जाएंगे किसमें? ठोस में, तो द्रव से ठोस में जाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको जमाएंगे। ठीक है, द्रव से ठोस में जाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको जमाएंगे। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। अब तो आपको क्या याद रखना है कि सॉलिड से आप लिक्विड में जाएंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग प्रोसेस, लिक्विड से आप सॉलिड में जाएंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिक्विड से जब गैस में जाएंगे, लिक्विड से जब गैस में जाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। क्या बोलते हैं? एवापोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब गैस से जब लिक्विड में जाएंगे, गैस से जब लिक्विड में जाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर कोई ठोस है तो ठोस को आप द्रव बनाने के लिए उसको पिघलाएंगे तो मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, और अगर कोई द्रव है तो उसको जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब ठोस बनाने के लिए आपको जमाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग प्रोसेस। और अगर कोई द्रव है, द्रव को गैस में मतलब ये करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसको और ज्यादा वाष्पीकरण करना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। और गैस को अगर आपको लिक्विड फॉर्म में जमाना है तो वो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। इतना याद हो गया। अब आपको देखना है अगर गैस को, ठीक है, गैस के लिए पहले ठोस को देख लेते हैं हम लोग। तो अगर जो ठोस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ठोस जो है, इस ठोस को अगर डायरेक्ट आपको क्या करना है? गैस में चेंज करना है। मतलब आपको लिक्विड फॉर्म में जाना नहीं है। जो ठोस है इसको अगर आप डायरेक्ट गैस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, जो ठोस है उसको आप डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन। मतलब ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन। ठीक है, उसके बाद गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, ठीक है, मतलब लिक्विड प्रोसेस में जाने से पहले, या फिर जाता ही नहीं है, गैस जो है डायरेक्ट किस में चल जाता है? सॉलिड में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण बोलते हैं। डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। आपको समझ में आ गया डायग्राम से? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गैस अगर डायरेक्ट प्लाज्मा में जाएगा, गैस अगर डायरेक्ट किस में जाएगा? देखिए, गैस अगर आयनीकृत हो गया तो वह प्लाज्मा में चला जाएगा, प्लाज्मा अगर आयनीकृत हो गया तो गैस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ऐसा तो पहले बताया भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसा कि हाँ, ये जो प्रोसेस है, आपको देखिए सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मेल्टिंग करना होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाना है मेल्टिंग करना होगा, लिक्विड से गैस में जाना है वेपोरेशन करना होगा, गैस से प्लाज्मा में जाना है आयोनाइजेशन करना होगा, आयनीकृत करना होगा, और प्लाज्मा से अगर आप गैस में जाएंगे तो फिर से आपको आयनीकृत करना होगा, गैस से आप लिक्विड में जाएंगे तो आपको कंडेंसेशन करना होगा, और लिक्विड से अगर आप सॉलिड में जाएंगे तो फ्रीजिंग करना होगा। ये था उसका प्रोसेस, इसी को यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में दिखाए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या देखें, सब्लिमेशन ऊर्ध्वापातन। एग्जाम में ऊर्ध्वापातन की इतना एग्जाम्पल पूछता है कि आपको शायद आप देखे होंगे 2007 से लेकर 2019 के एग्जाम तक कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें सब्लिमेशन का एग्जाम्पल ना पूछा हो। सब्लिमेशन में आपको क्या क्या एग्जाम्पल याद रखना है? मेनली आपको सब्लिमेशन में 3 एग्जाम्पल याद रखने ही है। पहला क्या हो गया? अमोनिया। ठीक है, पहला हो गया अमोनिया क्लोराइड, तो आपको याद रखना ही रखना है। दूसरा क्या हो गया? नेप्थिलीन। क्या याद रखना? नेप्थिलीन। और तीसरा हो गया, तीसरा कपूर। क्या बोले? पहला आपको कपूर याद रखना है, दूसरा नेप्थिलीन याद रखना है, तीसरा अमोनियम क्लोराइड। उसके अलावा सब्लिमेशन का एग्जाम्पल में, ऊर्ध्वापातन के एग्जाम्पल में आपको याद रखने हैं कपूर, नेप्थिलीन और अमोनिया क्लोराइड। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, कपूर, नेप्थिलीन और अमोनिया क्लोराइड। इसके अलावा आपको याद रखना है शुष्क बर्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइस आइस, ठीक है, सॉरी ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, नौसादार जिसको हम अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं, और बेंजोइक अम्ल और आयोडीन, इसको भी आपको नहीं भूलना है। ये भी सब्लिमेशन का ही एग्जांपल है। शुष्क बर्फ, उसके बाद नौसादार, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ये भी सब्लिमेशन का ही एग्जांपल है। इतना आपको समझ में आ गया होगा अवस्था परिवर्तन के बारे में भी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, मैटर के बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है। तो मैटर जो है, मैटर किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। क्योंकि आपको क्या बताएं कि जितना भी निर्जीव पदार्थ है उनका जो बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो क्या? परमाणु है। लेकिन जितने भी सजीव इकाई है, जितने भी सजीव पदार्थ हैं, उनका बेसिक यूनिट क्या है? उनका बेसिक यूनिट क्या है? तो सजीव का हो जाएगा कोशिका, और निर्जीव का क्या हो जाएगा? परमाणु। देखिए, परमाणु जो है किसी भी
पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो ये परमाणु होते हैं। और ये परमाणु जो है ये व्यवस्थित ढंग से होते हैं, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से होते हैं इसीलिए इनका कुछ न कुछ आकार होता है। अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं होंगे तो आकार देखने में एक जैसा नहीं होगा। उसका मतलब जितने भी परमाणु है जितने भी पदार्थ हैं वे जो है उनके जो परमाणु है एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। किनके? पदार्थों की। उसके बाद परमाणु के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। परमाणु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, परमाणु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, परमाणु से बने पदार्थ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या हम लोग कोशिका को देखते हैं कि कोशिका से बने शरीर को देखते हैं? तो हम लोग कोशिका को नहीं देखते हैं, कोशिका से बने शरीर को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग परमाणु को नहीं देख पाते, लेकिन परमाणु से जो पदार्थ बना है उसको हम लोग देख पाते हैं। परमाणु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, परमाणु से बने पदार्थ को देख पाते हैं। ठीक है, अब परमाणु के बारे में और चीज आपको क्या याद रखना है कि परमाणु जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड इंडिया में पूछ देता है कि परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि परमाणु को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। तो कैसे पता करेंगे स्वतंत्र रूप में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है क्योंकि परमाणु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में है कि नहीं है। ऐसे मेनली परमाणु जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। और आपको क्या याद रखना है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना ही है। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, दूसरा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसका मतलब परमाणु की 2 अवस्था है। परमाणु की कितनी अवस्था है? 2 अवस्था आपको देखने को मिलेगा। तो परमाणु की 2 अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या बोले? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मतलब जब परमाणुओं के बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना हो, और दूसरा जब रासायनिक अभिक्रिया हो। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया ना हुआ हो, रासायनिक अभिक्रिया ना हुआ हो, परमाणुओं के बीच में अगर रासायनिक अभिक्रिया ना हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा परमाणुओं के बीच में अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। और अगर परमाणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु। क्या बोलेंगे? अणु यानी कि मोलिक्यूल। ठीक है, परमाणुओं के बीच में अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट यानी कि तत्व। ठीक है, अगर परमाणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल यानी कि अणु। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है? ऐसा परमाणु जो बिना रासायनिक अभिक्रिया से बना है। मतलब जैसा कि आपको पता है कि एलिमेंट तत्व, तत्व भी क्या है? परमाणु से मिलकर बनता है। तत्व क्या है? ये परमाणुओं से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन ऐसे परमाणु होते हैं जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल का बात करें, अणु का बात करें, ठीक है, तो अणु क्या होता है? ऐसा परमाणु होते हैं जो परमाणुओं के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, ऐसा परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा क्या होता है कि आपको 2 को रूम दिया गया है। यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है। ठीक है, और यहाँ पर में इस रूम में जितने भी स्टूडेंट हैं ये अलग अलग क्लास के हैं। तो अलग अलग क्लास के तो ये लोग जो क्या करेंगे? आपस में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस रूम में मान लीजिए सारा का सारा 10 क्लास का ही है, ये लोग 10 क्लास का अपना जो भी सिलेबस वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। मतलब डिस्कस करने का मतलब क्या है? उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और डिस्कस नहीं करने का मतलब क्या है? उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है। तो जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। लेकिन जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु। क्या बोलेंगे? अणु यानी कि मोलिक्यूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अणु के बारे में आपको क्या समझ में आया? जितने भी अणु हैं ये किसका ग्रुप होता है? ये परमाणुओं का ही ग्रुप होता है। यानी कि परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। और अणु जो है ये परमाणुओं के रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ही आते हैं। ठीक है, और तत्व में क्या याद रखना? तत्व भी परमाणुओं के समूह ही होते हैं। तो यहाँ तक हो गया आप लोग का एलिमेंट के बारे में। क्या देखिए, जितने भी तत्व हैं ये भी क्या होते हैं? परमाणुओं से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अणु परमाणुओं के रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ा। उसके बाद तत्व के सारे गुण। ठीक है, तत्व के सारे गुण परमाणुओं जैसे ही समान होती है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि तत्व के जितने भी मतलब परमाणु है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि अभिक्रिया नहीं हुआ, तो जितने भी परमाणु होंगे वो एक जैसे ही होंगे। उनके गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगा। तो तत्व के सारे गुण परमाणु जैसे ही समान होती है, क्योंकि तत्व एक जैसे ही परमाणु से मिलकर बनी होती है। तत्व में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ा कि रासायनिक अभिक्रिया तो उसमें होते ही नहीं है परमाणुओं की। ठीक है,
और अणु के रासायनिक गुण परमाणु से भिन्न होती है। अणु के रासायनिक गुण क्या होती है? परमाणु से भिन्न होती है। और तत्व के परमाणु की सबसे शुद्धतम अवस्था मानी जाती है। जो तत्व है, तत्व परमाणु की सबसे शुद्धतम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसीलिए जैसा परमाणु था वैसा ही परमाणु वैसे ही है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये तत्व का सबसे शुद्धतम अवस्था मानी जाती है। सबसे शुद्धतम अवस्था मानी जाती है परमाणु की, वो क्या है? तत्व। अब परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु। आप देखते हैं दो डिफरेंशिएट हम लोग देखेंगे, तत्व और अणु, तत्व और अणु। तो तत्व में आपको क्या याद रखना है? तत्व जो होते हैं वो परमाणुओं के बिना रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, ठीक है। जो तत्व होते हैं वो परमाणुओं के बिना रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, और अणु जो है वो परमाणुओं की रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, ठीक है। उसके बाद तत्व जो होता है यह परमाणु का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तत्व परमाणु का सबसे शुद्धतम रूप यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद तत्व, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा Fe, मतलब यानी कि लोहा, Cu, etc। और तत्व के अंदर सारे परमाणु एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि हम लोग देखें, तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, इनके गुणों में समानता पाई जाती है। उसके बाद इसे संख्या में नहीं लिखा जाता है। जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व आपको देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, कुल 118 तत्व हैं, उन्हें संख्या में नहीं लिखा जाता है। आप देखे होंगे फ्लोरीन को F से लिखा जाता है, क्लोरीन को Cl से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे संख्या में नहीं लिखा जाता है। किसको? तत्व को कभी भी संख्या में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। एलिमेंट को पहचानने के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर यानी कि एलिमेंट को पहचानने के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या का प्रयोग करते हैं कि कौन सा, जिसका परमाणु संख्या मतलब 17 है यानी कि क्लोरीन होगा, 1 है यानी कि हाइड्रोजन होगा। तो तत्वों को पहचानने के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको पता होगा, ये पूरा परमाणु है, परमाणुओं के बीच में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक परमाणु में जो प्रोटॉन का संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक संख्या या फिर परमाणु संख्या, ठीक है। क्या बोले कि नाभिक के अंदर जो भी प्रोटॉन का संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक संख्या। यानी कि प्रोटॉन का संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक संख्या। तो यही हम लोग देखें कि एलिमेंट को पहचानने के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं। एलिमेंट को पहचानने के लिए एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे क्लोरीन के नीचे में लिखते हैं 17, नियोन का लिखते हैं 10, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अणु यानी कि मोलिक्यूल। मोलिक्यूल जो है, मोलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया के साथ आते हैं, जैसे कि आपको बताएं। और अणु को संख्या के रूप में लिखा जाता है। अणु जो होते हैं वो संख्या के रूप में लिखा जाता है, जबकि तत्वों को संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अणु को संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे O2 का क्या हो जाएगा? O + O, Cl2, Cl + Cl, N2, N + N, H2O, H + H + O, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग संख्या में लिखे, 3 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 2 लिखे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या? 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर CO, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या को लिखा जाता है और अणु की गुण उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब अणु का जो गुण है उनकी संख्या पर निर्भर करता है। अणु का गुण किस पर निर्भर करता है? उसकी संख्या पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, N2, O2, Cl2, H2O, CO2, H2O2, etc। आपको समझ में आ गया होगा तत्व और अणु में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं मोलिक्यूल यानी कि अणु फिर आगे जाके इसका 2 रूप देखने को मिलेगा। अणु का जो है 2 रूप आपको देखने को मिलेगा। अणु का पहला हो जाएगा होमो एटॉमिक, दूसरा हो जाएगा हेटेरो एटॉमिक, ठीक है। पहला क्या बोले? होमो एटॉमिक, दूसरा जो हेटेरो एटॉमिक यानी कि समपरमाणविक और विषम परमाणविक। अणु 2 भागों में टूट जाता है, समपरमाणविक और विषम परमाणविक में, ठीक है। तो समपरमाणविक किसको बोलते हैं? जिसके एक जैसे परमाणु होते हैं, ठीक है। समपरमाणविक किसको बोलते हैं? जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपरमाणु, ठीक है। जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपरमाणविक, ठीक है। जैसे O2, O + O, मतलब दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी एक ही परमाणु है। O क्या है? एक ही सेम परमाणु है, O2 हो गया। O3 का O ये क्या है? तीनों एक ही परमाणु है। N2, NN एक ही परमाणु है। Cl2, Cl एक ही तरह के आपको परमाणु देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समपरमाणविक, ठीक है। लेकिन विषम परमाणविक में क्या होता है कि आपको 2 अलग अलग परमाणु आपको देखने को मिलेंगे। जैसे C अलग परमाणु है, O2 अलग परमाणु है। H2O का अगर देखेंगे, H2 अलग परमाणु है, O अलग परमाणु है। H2O2 का देखेंगे, H2 अलग परमाणु है, O2 अलग परमाणु है, ठीक है। तो विषम परमाणविक समझ में आ गया होगा, जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और समपरमाणविक जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक ही तत्व की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जब एक तत्व की रासायनिक अभिक्रिया अणु से कर दिया जाता है, यानी कि जब एक तत्व की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब एक तत्व और एक अणु दोनों जब मिल जाएगा, दोनों का जब अभिक्रिया होगा, ठीक है, एक तत्व और एक अणु की जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है, तो अब अभिक्रिया जो कराएंगे, अभिक्रिया किसका किसका कराएंगे, तत्व का और अणु का। तो अब देखिए, जब तत्व का और एक अणु का अभिक्रिया कराएंगे तो आपका दो चीज हो सकता है, या तो अभिक्रिया हो जाएगा या फिर अभिक्रिया नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर तत्व का और जो अणु है, तत्व और अणु दोनों का अगर अभिक्रिया कराएंगे तो आपको दो ही चीज देखने को मिल सकता है, या तो अभिक्रिया नहीं हुआ है या तो अभिक्रिया हो गया है। अगर अभिक्रिया नहीं हुआ है तो वो कहलाएगा मिक्सचर, यानी कि मिश्रण, ठीक है। अगर तत्व और अणु का अभिक्रिया नहीं हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। और अगर तत्व और यौगिक का अभिक्रिया हो गया है तो वह कहलाएगा कंपाउंड यानी कि यौगिक, ठीक है। तत्व या फिर यौगिक का अभिक्रिया हो गया है तो वह क्या कहलाएगा, कंपाउंड यानी कि यौगिक। और तत्व और अणु का अगर अभिक्रिया नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, ठीक है। अब मिक्सचर में देख लेते हैं, जैसे पानी और नमक का घोल, पानी और नमक का घोल, इसमें किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। पानी और नमक का घोल में किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है, H2O + NaCl, ठीक है। उसके बाद इसमें और मिक्सचर का क्या क्या गुण है इसको भी याद रखने हैं। मिश्रण को संख्या में नहीं बता सकते हैं, जो मिश्रण है मिश्रण को संख्या में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जो मिक्सचर है उसको हम लोग संख्या में नहीं बता सकते। कैसे, मान लीजिए आप पानी को और नमक को घोल देंगे, क्या आप बता सकते हैं पानी कितना नमक कितना है, ठीक है, देखकर आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि नमक का मात्रा कितना है और पानी का मात्रा कितना है। उसके बाद इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है। अगर आप नमक और पानी को मिला देंगे तो नमक और पानी को मिलाने के बाद क्या उसका एक निश्चित सूत्र निकलता है, कभी भी नहीं निकलता है, ठीक है। जो मिश्रण होते हैं मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और मिश्रण को हम लोग संख्या में नहीं बता सकते हैं। उसके बाद और एक गुण क्या है, इसमें मिश्रणों का जो घटक बने हैं, जिससे मिलकर मिश्रण बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घटक। जिससे मिलकर मिश्रण रेडी हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घटक। जैसे कि नमक और पानी का घोल में नमक और पानी जो है वो घटक कहलाएंगे, ठीक है। घटकों का अनुपात भी नहीं निकाल पाते, यानी कि घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यानी कि आप मिश्रण में तीन चीज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला, मिश्रणों की संख्या आप नहीं बता पाएंगे। दूसरा, इसमें कोई भी सूत्र आप नहीं बता पाएंगे। तीसरा, मिश्रणों के घटकों का अनुपात भी आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कि पानी और नमक का घोल में आप बता नहीं पाएंगे कि मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा है और नमक का कितना मात्रा है, मिश्रण को देखकर, ठीक है। इसके बाद इसका कोई भी सूत्र नहीं बता पाएंगे नमक और पानी का। जितने भी मिश्रण है दुनिया में आप उसका मतलब ये परसेंटेज बता पाएंगे, परसेंटेज को आप बता सकते हैं, लेकिन उसका कितना एक्चुअली मात्रा है लीटर में वो आप नहीं बता पाएंगे। उसके बाद घटकों का अनुपात भी आप नहीं बता पाएंगे। ये तो हो गया मिश्रण के बारे में। अब देखते हैं एलिमेंट और मॉलिक्यूल जिसमें अभिक्रिया हो गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। यौगिक में आपको याद रखना है, जस्ट उसका उल्टा कर देना। मिश्रणों की संख्या नहीं बता पाएंगे, इसमें मिश्रणों की संख्या आप बता पाएंगे। इसको संख्या में भी लिख सकते हैं और इसे सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जो यौगिक है, यौगिक को हम लोग सूत्र के रूप में लिख सकते हैं और इसका अनुपात क्या होता है, निश्चित। मिश्रण का अनुपात अनिश्चित, लेकिन यौगिक का अनुपात निश्चित। जैसे कि H2O में जो है आपका H का और O का अनुपात 2:1 ही होगा, तभी आपका जल बनेगा। अगर 2:, अगर मान लीजिए H का 3 मात्रा ले लेंगे, O का 2 मात्रा ले लेंगे तो आपका जल का निर्माण कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यौगिक जो होते हैं, यौगिक का जो अनुपात है मतलब परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद H2SO4 का निर्माण के लिए आपको H का 2 परमाणु लेना होगा, S का 1 परमाणु लेना होगा और O का 4 परमाणु लेना होगा। ये तीनों का परमाणु आपको 2, 1, 4 में ही लेने होंगे, तभी आपका H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल अगर देखने को मिलेगा मिक्सचर का, मिश्रण आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर मिक्सचर का एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा हवा, उसके बाद गन पाउडर जिसको बारूद बोलते हैं, फिर एलॉय जिसको मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। विलयन, मिट्टी, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर, ये हो गया मिश्रण के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है। ये तत्व और अणु से मिलके बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं मिश्रण के टाइप, ठीक है। मिश्रण यानी कि मिक्सचर, मिक्सचर के 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। एक को बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। यानी कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। होमोजेनस, हेटेरोजेनस, ठीक है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे, वह मिश्रण जिसमें
मिश्रण के प्रत्येक घटकों का वितरण क्या हो, समान हो, ठीक है, जो पूरा पूरी घुल जाए, ठीक है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण क्या हो, समान हो, जो पूरा तरह से घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। इसका एग्जाम्पल है पानी में चीनी का घोलना, और इसमें घटकों का पहचान आप नहीं कर पाएंगे। पूरा पूरी मिलने का मतलब है कि इसमें घटकों का पहचान आप नहीं कर पाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, जो पूरा तरह से घुल जाए। इसका एग्जाम्पल देखिए समांगी मिश्रण का, हवा, सीमेंट, मिश्र धातु, नमक और पानी का घोल, शराब और पानी का घोल, विलयन, ठीक है, और हवा प्लस अमोनिया, फिर ब्लड पूछेगा किस प्रकार का मिश्रण है, तो ब्लड जो है समांगी मिश्रण है, क्योंकि आप ब्लड को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें से प्लाज्मा कौन सा है, WBC कौन सा है, RBC कौन सा है, प्लेटलेट्स कौन सा, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो खून जो है ये भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। चाय भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। क्या चाय को देखकर आप बता पाएंगे ये दूध कौन सा है, चपाती कौन सा है, ठीक है, ये चाय हो गया। ये हो गया क्या, होमोजेनियस समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण, अगर विषमांगी मिश्रण का अगर बात करें तो ये इनके जो घटक है पूरा तरह से घुलता नहीं है, इसके प्रत्येक भागों का वितरण होता तो है लेकिन ये पूरा तरह से घुलता नहीं है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, ये पूरा पूरी नहीं घुलता है। पानी में घी का घोलना, अगर पानी में आप घी घोलेंगे पता चलेगा घी जो आपको ऊपर में दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, और पानी अलग दिख रहा होगा। पानी और तेल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर में तैर रहा है, पानी नीचे रहता है, ठीक है। घटकों की पहचान हम कर सकते हैं। देखिए समांगी मिश्रण में घटकों का पहचान नहीं कर पाएंगे, लेकिन विषमांगी मिश्रण में आप घटकों का पहचान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पूरा तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी और मिट्टी का घोल भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा पानी और बालू का घोल, यह भी हो जाएगा, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण में हम लोग घटकों की पहचान कर सकते हैं। मिट्टी प्लस पानी, सल्फर प्लस आयरन चूर्ण, NaCl प्लस आयरन चूर्ण, तेल प्लस घी, फलों की टोकरी का आप देखेंगे, फलों की टोकरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखकर पता लगा लेंगे कि ये कौन सा फल है, ठीक है। इसमें विषमांगी मिश्रण का ही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। प्लस मिट्टी प्लस बालू, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। तो आपको मिक्सचर का टाइप भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जितने भी मिक्सचर है, जितने भी मिश्रण है, उसको अलग करने की कुछ विधियां पाई जाती है, ठीक है। मिश्रण अगर मिक्स हो गया है तो उनको अलग करने की विधियां के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सेपरेशन मेथड्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिश्रणों की पृथकीकरण की प्रक्रिया। तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छानन विधि। क्या बोलते हैं? छानन विधि, या फिर लैंग्वेज में हम इसको अगर बोलेंगे निस्यंदन विधि। क्या बोलेंगे? निस्यंदन विधि या फिर छानन विधि। सबसे पहले फिल्ट्रेशन में आपको एक चालन दिखाई पड़ेगा। ये आपको क्या पड़ेगा? चालन दिखाई पड़ेगा, जो चालने का काम करता है, ठीक है। चाय को आप क्या करते हैं? छलने से छालते हैं कि नहीं, तो वही जो चालन का एक काम करेगा। तो फिल्ट्रेशन में सबसे पहले आपको एक चालन लगाना पड़ेगा। चालन अपनों को देखने को मिलेगा, चालन जो है देखने को मिल जाएगा आपको, चालन लगा हुआ रहता है। जैसे कि आटा को आप चालते हैं, आटा को चालने में चालना, चावल को चालने में चालना, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो किडनी है, किडनी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को चालता है, ठीक है। किडनी भी जो है हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है? चालता है कि नहीं। तो किडनी में ब्लड को छानना, ये भी छानन विधि का ही एग्जाम्पल आएगा, फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल आएगा। उसके बाद बारिश के पानी को मिट्टी द्वारा छानना, ठीक है। बारिश के पानी को मिट्टी द्वारा छानना, गुर्दे में यानी कि किडनी में खून को छानना और चाय छानना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन को। फिल्ट्रेशन में आपको याद रखना है, इसमें एक चालन रहेगा जो चालने का काम करेगा। ये हो गया फिल्ट्रेशन मेथड। उसके बाद दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब है आसवन विधि। आसवन विधि सबसे पहले द्रव से द्रव को अलग किया जाता है। मतलब आसवन विधि में आपको दो द्रव देखने को मिलेगा, ठीक है। आसवन विधि में दो द्रव देखने को मिलेगा और दोनों द्रवों में से जब दोनों द्रव को अलग अलग किया जाएगा उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? आसवन विधि। जब एक द्रव से दूसरे द्रव को अलग करने की जो विधि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आसवन विधि, ठीक है। तो इसको अब अलग कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? अब दोनों जो द्रव है, दोनों द्रव में आपको एक चीज आपको याद रखना है कि ये पहला द्रव, ये दूसरा द्रव, ये हो गया पहला द्रव, ये हो गया दूसरा द्रव, ठीक है। तो दोनों द्रव के क्वथनांक बिंदु में बहुत ही ज्यादा का अंतर होना चाहिए। मतलब द्रव ए और द्रव बी के क्वथनांक बिंदु में बहुत ही ज्यादा अंतर होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए, तभी ये विधि काम करेगा, यानी कि आसवन विधि काम करेगा। आसवन विधि दो द्रवों के बीच में देखा जाता है। अगर दोनों द्रवों के बीच उनके जो क्वथनांक बिंदु का जो अंतर है बहुत ही अधिकतम पाया जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, तभी आसवन विधि काम करता है, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, दोनों द्रव को गर्म करेंगे, ठीक है। द्रव करने के बाद द्रव को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जो सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। इससे क्या होगा, एक द्रव जो ऊपर चला गया वो एक भाग में चला गया और एक जो नीचे रह गया वो एक भाग में चला जाएगा। तो इस विधि से अलग करने की विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, आसवन विधि। इसमें द्रव से द्रव को अलग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, दोनों द्रवों के बीच में उनका जो क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, दोनों का अंतर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें हो जाएगा वाइन्स, विस्की, अल्कोहल, अशुद्ध जल। क्या क्या बोले, वाइन्स, विस्की, अल्कोहल, अशुद्ध जल। अब आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी द्रव से द्रव को ही अलग किया जाता है। इसमें भी द्रव से द्रव को ही अलग किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या याद रखना है, इसमें भी द्रव से ही द्रव को अलग किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि दोनों द्रव, द्रव ए और द्रव बी, ये हो गया द्रव ए, ये हो गया द्रव बी, दोनों द्रव यानी कि द्रव ए और द्रव बी के बीच जो उनका जो क्वथनांक बिंदु का जो अंतर है वो बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। एक था आसवन विधि। आसवन विधि में क्या देखिए, दोनों द्रव के बीच जो क्वथनांक बिंदु का अंतर है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रभाजी आसवन विधि में दोनों द्रव के बीच में क्वथनांक बिंदु का अंतर बहुत ही निम्न यानी कि लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि प्रभाजी आसवन विधि कहाँ काम करता है, दोनों द्रवों के बीच में ही काम करेगा, लेकिन क्वथनांक बिंदु का अंतर दोनों द्रवों के बीच में बहुत ही न्यूनतम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल में आ जाएगा कच्चा तेल से हम लोग जो निकालते हैं पेट्रोलियम, रिफाइंड, केरोसिन तेल, ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल प्रभाजी आसवन विधि के, पेट्रोलियम, रिफाइंड, कच्चा तेल, केरोसिन तेल और ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रभाजी आसवन विधि के एग्जाम्पल हैं। क्रिस्टलीकरण का अगर बात करें, क्रिस्टलीकरण में आपको थोड़ा थोड़ा बुरादा मिलेगा, क्रिस्टल जैसा मिलेगा, पत्थर टाइप का, थोड़ा थोड़ा बालू टाइप का देखने को मिलेगा। क्रिस्टलीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें ठोस से द्रव को अलग किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं, ठोस से अलग करते हैं। तो याद रखना है, द्रव के अंदर ठोस गुलावा रहता है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण में द्रव के अंदर ठोस गुलावा रहता है। जब द्रव से ठोस को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब किसी ठोस को द्रव से अलग किया जाता है, ठोस वाले पदार्थ क्रिस्टली होते हैं, जो ठोस वाले पदार्थ आपको होंगे वो देखिएगा चूर्ण मतलब क्या होता है, चूर्ण हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बालू टाइप का हो जाता है, ये हो गया क्रिस्टलीकरण। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो मक्खन से घी निकालना और समुद्री पानी से नमक निकालना, ठीक है। मक्खन से घी निकालना और समुद्री पानी से नमक निकालना, ये किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीकरण का एग्जाम्पल है। आपको इस सब क्वेश्चन में एक्चुअली एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब देखते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन। इसके बारे में तो आपको बता ही दिए कि ठोस जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में जो परिवर्तित हो जाती है उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। यानी कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। इसमें ठोस जो है गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कपूर, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, आयोडीन, शुष्क बर्फ, अमोनिया क्लोराइड और नौसादर, ठीक है। ये सब ऊर्ध्वापातन के एग्जाम्पल हैं। कपूर, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, आयोडीन, शुष्क बर्फ, अमोनिया क्लोराइड और नौसादर। उसके बाद और एक है क्रोमेटोग्राफी। क्रेमेटो वर्ड आपको जब भी दिखाई पड़े, क्रेमेटो वर्ड जब भी दिखाई पड़े इसका मतलब ही क्या होता है, रंग। क्या होता है, कलर। क्या होता है, रंग यानी कि कलर। इसमें क्या होता है, विभिन्न रंगों को अलग किया जाता है। इसमें एक जेली काम करता है, यानी कि एक जेल काम करता है जो सिलिका जेल है। सिलिका जेल जो है ये काम करता है, विभिन्न रंगों को अलग अलग सेपरेट करने का काम करता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेमेटोग्राफी। क्रेमेटो वर्ड रंगों के लिए प्रयोग होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ द्वारा अवशोषण किया जाता है, ये जो जेल है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के द्वारा क्या करता है, उसका अवशोषण करता है, रंगों का अवशोषण करता है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेमेटोग्राफी। इसमें जब अलग अलग रंगों का सेपरेशन करना है, ठीक है, सेपरेशन किया जाता है अलग अलग रंगों का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रंगों को अलग करने की विधि को क्या बोलेंगे, क्रेमेटोग्राफी। इसमें सिलिका जेल पाया जाता है। सिलिका जेल क्या करता है, पदार्थ को दूसरे पदार्थों से अवशोषण करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है। तो क्रेमेटोग्राफी आपको समझ में आ गया, इतने सारे मेथड। उसके बाद लास्ट मेथड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जिसको अवसादन विधि बोलते हैं। अवसादन विधि में क्या होता है, अघुलनशील पदार्थों के लिए यूज होता है। अवसादन विधि जो है ये सेडिमेंटेशन मेथड है, इसमें अघुलनशील पदार्थों के लिए ये प्रयोग होता है, सेडिमेंटेशन विधि। अब हम लोग आगे देखते हैं विलयन, ठीक है। हम लोग का
तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया। अब विलयन को भी देखते हैं। विलयन जो होता है, विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। विलयन जो है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें से जो पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होगा, जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक यानी कि सॉल्वेंट। जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक यानी कि सॉल्वेंट। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा उसको बोलेंगे विलेय यानी कि सोल्यूट। ठीक है, तो विलयन जो होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय। विलायक किसको बोलेंगे? उस विलयन में जिसका मात्रा ज्यादा होगा विलायक बोलेंगे, उस पदार्थ में जिसका मात्रा कम होगा उसको विलेय बोलेंगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट। ठीक है, यानी कि विलायक और विलेय दोनों के मिल से ही क्या बनता है? विलयन बनता है। मान लीजिए एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डालें। ठीक है, एक गिलास पूरा पानी है, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालें, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका है? पानी का। पानी का मात्रा ज्यादा है तो पानी का हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। नमक की मात्रा कम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय। ठीक है, और जो विलायक है और विलेय है दोनों को मतलब जब ऐड करेंगे, मतलब जब वो लोग को एग्रीगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में सबसे पहला जो विलयन उसका नाम है रियल या फिर ट्रू सॉल्यूशन। रियल या फिर ट्रू सॉल्यूशन यानी कि सत्य या फिर वास्तविक विलयन। इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। रियल या फिर वास्तविक विलयन उन विलयन को बोलेंगे जब विलयन के अंदर, देखिए कोई भी विलयन जो होता है उनमें कुछ न कुछ कण पाया जाता है, पार्टिकल पाया जाता है। ठीक है, जब विलयन के अंदर कणों का आकार, जब विलयन के अंदर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। ठीक है, जब विलयन के अंदर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, उस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक विलयन। क्या बोले? विलयन में आपको याद रखना है वास्तविक विलयन में कि विलयन के अंदर जो कण है उन कणों का जो साइज है यानी कि आकार है, अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक विलयन। ठीक है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये नैनोमीटर में है, ये मीटर में है, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। दूसरा, इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो वास्तविक विलयन है आप समझ पा रहे होंगे 10⁻⁹ मीटर क्या होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वास्तविक विलयन में 2 चीज आपको याद रखने हैं, इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, और इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलाइड विलयन, जिसको हम लोग कोलाइड विलयन बोलते हैं, कोलाइडल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन में भी आपको 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कि जब विलयन का आकार या फिर इसके अंदर जो कण है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। ठीक है, जब 1 नैनोमीटर से कम रहेगा तो वो क्या वो कहलाएगा सत्य विलयन। ठीक है, लेकिन जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोलाइड विलयन। क्या बोलेंगे? कोलाइड विलयन। रुधिर यानी कि हम लोग का जो रक्त है, ब्लड है, ब्लड किसका एग्जाम्पल है? कोलाइड का एग्जाम्पल पूछा जाता है। रुधिर यानी कि ब्लड किसका एग्जाम्पल है? कोलाइड का एग्जाम्पल है। और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वाले जितने भी कण हैं उनको भी हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कोलाइड विलयन आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन यानी कि निलंबन। निलंबन में आपको याद रखने हैं कि जब कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो, जब कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निलंबन। उसके बाद इसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। देखिए कणों का आकार इसमें क्या है? वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइड में क्या है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और सस्पेंशन में क्या है? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। अगर देखने का बात करें तो हम लोग वास्तविक विलयन को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, कोलाइड विलयन को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि निलंबन को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको विलयन के प्रकार भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कोलाइड विलयन। ठीक है, अब कुछ ना कुछ मिलाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद पूछा जाता है। कोलाइड विलयन के कुछ प्रकार हैं कि जब ठोस में ठोस को मिलाएंगे, जब ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। जब ठोस में ठोस को मिलाएंगे उसको बोलते क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल, यानी कि ठोस सोल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कलरलेस ग्लास, कलरलेस बोल रहे हैं, कलरफुल ग्लास, रंगीन कांच और जेम स्टोन। जेम स्टोन का मतलब होता है जब हाथ या फिर पैर में जब आप अंगूठी पहनते हैं तो उस अंगूठी में कुछ न कुछ पत्थर रहता है। ठीक है, नीलम जैसा पत्थर रहता है, उस पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? जेम स्टोन। ठीक है, अंगूठी में जो पत्थर मतलब आपको देखने को मिलता है रत्न पत्थर, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेम स्टोन। तो ठोस में ठोस को मिलना क्या कहलाता है? ठोस सोल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रंगीन कांच, जेम स्टोन और एलॉय। एलॉय यानी कि मिश्र धातु। उसके बाद ठोस में द्रव को मिलाएंगे,
ठोस में जब द्रव को मिलाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं सोल। क्या बोलते हैं? सोल। और इसका एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर, यानी कि चीनी और जल, उसके बाद नमक और जल, उसके बाद धातुओं का जितना भी विलयन है, धातुओं का जितना भी विलयन बोल रहे हैं, ठीक है, धातुओं का जितना भी विलयन है वो भी सोल के एग्जाम्पल है, यानी कि ठोस प्लस द्रव का एग्जाम्पल है। उसके बाद पेंट्स यानी कि रंगों, ठीक है, रंग से जब हम लोग पेंट करते हैं ये भी ठोस प्लस द्रव का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव भी जो है ये सोल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप कोशिका द्रव को हम लोग ठोस प्लस द्रव में क्यों रखें, तो आपको ये हो गया पूरा कोशिका, ठीक है, कोशिका भी आपको कुछ पॉइंट जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, ये है हम लोग का कोशिका द्रव्य, और जहां पर आपको कुछ देखिए पर ठोस दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये जो ठोस है ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाई आदि के रूप में रहते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य को भी जो है हम लोग सोल के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि ठोस प्लस द्रव के अंतर्गत रखते हैं। अब आ जाते हैं ठोस प्लस गैस। ठोस प्लस गैस यानी कि ठोस में गैस को मिलाएंगे तो स्मोक, धुआं कहलाता है, ठीक है। ठोस में जब गैस मिलाएंगे तो क्या कहलाता है? धुआं यानी कि स्मोक। इसके एग्जाम्पल है डस्ट, धूल और एयर प्लस स्मोक। ठोस प्लस गैस के एग्जाम्पल क्या है? ठोस, धूल, मतलब डस्ट, धूल और एयर प्लस स्मोक। उसके बाद है द्रव प्लस ठोस। अब द्रव में ठोस को मिलाएंगे, द्रव में जब ठोस को मिलाएंगे तो वो कहलाएगा जेल। क्या कहलाएगा? जेल। द्रव में जब ठोस को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? जेल। और जेल के एग्जाम्पल है पनीर, मक्खन, जेली और गन्ना। पनीर, मक्खन, जेली और गन्ना। अब जब द्रव में द्रव को मिलाएंगे तो द्रव में जब द्रव को मिलाएंगे इसको बोलते हैं इमल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब द्रव में द्रव को मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्सन यानी कि पायस, ठीक है। द्रव में जब द्रव को मिलाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन यानी कि पायस। और पायस का एग्जाम्पल है दूध। पूछा जाता है दूध किसका एग्जाम्पल है, तो इमल्सन का एग्जाम्पल है, यानी कि पायस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा तेल और बालों के क्रीम, बालों में जो लगाने वाला क्रीम है वो भी किस में आता है? हेयर क्रीम जिसको बोलते हैं, वो भी पायस यानी कि इमल्सन का भी प्रयोग मतलब एग्जाम्पल है, द्रव प्लस द्रव। उसके बाद आ जाइए द्रव प्लस गैस। द्रव में क्या मिलाएंगे? गैस। मिलाने का बात करेंगे तो द्रव की मात्रा ज्यादा है, गैस की मात्रा कम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसेल। क्या बोलते हैं? एरोसेल। द्रव में जब कोई गैस को मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसेल। और एरोसेल का एग्जाम्पल है बादल, कोहरा, फॉग और धुंध। बादल, कोहरा, फॉग और धुंध ये एरोसेल का एग्जाम्पल है, यानी द्रव प्लस गैस का एग्जाम्पल है। उसके बाद गैस में जब ठोस को मिलाएंगे, गैस में ठोस को मिलाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। क्या बोलते हैं? ठोस फॉर्म। क्या बोलते हैं? ठोस फॉर्म। और ठोस फॉर्म का एग्जाम्पल है पब्लिक स्टोन। क्या है? पब्लिक स्टोन। और रबड़ का लचीला भाग मतलब फोम रबड़, जिसको क्या बोलते हैं? फोम रबड़। फोम एक लचीला पदार्थ होता है, ठीक है, रबड़ का लचीला भाग या फिर पब्लिक स्टोन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? गैस प्लस ठोस। अब गैस में क्या मिलाएंगे? द्रव। गैस में क्या मिलाएंगे? द्रव। इसको बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं? फोम। गैस में जब द्रव मिलाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फोम यानी कि झाग। गैस में जब द्रव मिलाएंगे तो क्या बनेगा? फोम यानी कि झाग। और झाग के एग्जाम्पल है क्रीम और व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम का मतलब होता है केक का ऊपर में आपको जो क्रीम दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हिप्ड क्रीम। उसके बाद खाने वाला क्रीम, ठीक है, ये गैस प्लस द्रव का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोम, क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, खाने वाला क्रीम। ये किस में आता है? गैस प्लस द्रव। और लगाने वाला क्रीम, बालों में लगाने वाला क्रीम आपको जैसे बताएं वो द्रव प्लस द्रव में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, गैस प्लस गैस। जब गैस में गैस को मिलाएंगे तो वो उसको हम लोग बोलते हैं वायु या फिर एयर, ठीक है। जब गैस में गैस को मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं? एयर यानी कि वायु। और ये गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। तो आपको ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कोलाइडी विलयन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको याद रखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब होता है कि विलायक प्लस विलेय दोनों को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसमें आप विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों को आप जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? सॉल्यूशन। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय की द्रव्यमान और विलयन की द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे थे, इंटू आपको 100 करना ही होगा, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 50 ग्राम नमक को आप 100 ग्राम पानी में डालते हैं, ठीक है, 50 ग्राम नमक को आप 100 ग्राम पानी में डालते हैं, तो जो विलयन बना, पानी और नमक का जो विलयन बना, उस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकलना है और मास ऑफ सॉल्यूशन बाद में। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या बोले? जो नमक और पानी है दोनों का जो घटक है दोनों को मिलाएंगे तभी आपका बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 150 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 150 ग्राम। तो यहाँ लिखा गया है 150 और ऊपर में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय यानी कि क्या बोले थे?
विलेय का मतलब आपको बताए थे, जिसकी मात्रा कम है। तो नमक और पानी में किसकी मात्रा कम है? नमक का। तो नमक आपका क्या हो जाएगा? विलेय। तो नमक की मात्रा कितना है? 50। तो आपको रखना है 50 ऊपर में, 150 नीचे में, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 5 3 15 हो गया, 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल गया? 33.1/3%। दूसरा जो पूछा जाता है वो है आयतन परसेंटेज। क्या पूछा जाता है? आयतन परसेंटेज, ठीक है। आयतन प्रतिशत कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का आयतन, और ऊपर में आपको क्या याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय का आयतन, मतलब विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन। विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन क्या कहलाता है? विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन क्या कहलाता है? आपका आयतन प्रतिशत, और इंटू 100 कर देना। यहाँ पर भी सेम है। एल्कोहल का जो आयतन है वो 10 मिलीलीटर है, वाटर का है 90 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसमें विलय कौन होगा? विलय जिसकी मात्रा कम होगा। मात्रा किसका कम है? अल्कोहल का। तो ये हो जाएगा आपका विलय, और वाटर क्या हो जाएगा? आपका विलायक। दोनों को जब आप जोड़ेंगे, विलय को और विलायक का जब आप जोड़ेंगे, उसे जो प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। तो विलयन क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। आप फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए। अगर आपको निकालने बोला आयतन प्रतिशत, तो सिंपल आपको क्या करना है? विलय का परसेंटेज, यानी कि विलय यानी कि 10 लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 आपको लिखना है, इंटू क्या कर देंगे? 100, ठीक है। तो 100 कट जाएगा, तो आपको बचेगा कितना? 10%, ठीक है। तो यही था आज हम लोग का चैप्टर मैटर, जो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।